हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल नव्यान स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ईट, मनके और अस्थियां का 6 पार्ट को करेंगे। और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाले भाग में हमने आर्थिक स्थिति को शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर यानी कृषि, फिर इरिगेशन और फिर हमने शिल्प उद्योग में मनका उद्योग निर्माण को देखा था। मनका उद्योग मतलब मोतियों के निर्माण को के उद्योग को देखा था। तो उसी श्रृंखला में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हड़प्पा के जो लोग थे वो विभिन्न केंद्रों पर मोतियों का या मनके का निर्माण करते थे। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि वो इतने सारे शिल्प उद्योगों को स्थापित कर रखा था, तो उसके लिए वो लोग चीज़ें कहाँ से लेके आते थे। तो पहला जो उनका सोर्स था वो हड़प्पा क्षेत्र के भीतर था। मतलब अगर उनको शंख की चूड़ियाँ बनानी हैं या फिर अलग अलग तरह के पत्थरों के बीड्स या फिर मनके बनाने हैं, तो उसका पहला जो स्रोत है वो हड़प्पा सभ्यता के भीतर है। मतलब ये जो हमें हड़प्पा सभ्यता का रेंज भौगोलिक एरिया दिख रहा है, इसके भीतर से ही वो लोग मतलब अपने डोमेस्टिक मार्केट से या जो इलाके उनके कंट्रोल में थे वहीं से वो लोग लाते थे। जैसे नागेश्वर और बालाकोट में उन्होंने बस्तियां स्थापित की, जहाँ पे उन्हें यहाँ शैल नहीं है, ये शंख है, जहाँ पे उन्हें शंख उपलब्ध आसानी से हो जाते थे। फिर हमें पता है कि जैसे देखिए ये जो स्थल यहाँ पर है, यह है शोरतुग है, ये अफ़गानिस्तान में स्थापित है। और ये जो शोरतुग है यह लेपिस लजूली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और यहाँ पे अच्छे स्रोत होते थे। अब लेपिस लजूली क्या है? ये एक नीला पत्थर होता है जो बहुत ही मूल्यवान होता था। फिर कार्नेलियन, जो हमने देखा था कि वो रेड कलर का हो जाता है गर्म करने के बाद, तो वो लोथल से मंगाया जाता था। ये गुजरात के भरूच जगह में मिलता है हमें। फिर स्टीएटाइट जो पत्थर है जो बहुत ही कोमल होता है, वो दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मंगाया जाता था। फिर जो धातुएं थी वो राजस्थान के स्रोतों के पास से वो लोग मंगाते थे। तो ये वो स्थल हैं जो हड़प्पा वासियों के कंट्रोल में थी या उनके भौगोलिक इलाके के अंदर आती थी, जहाँ से वो लोग विभिन्न सामग्री को मंगाते थे। देन अगर हम लोग सेकंड स्रोत की बात करें, दूसरे स्रोतों की बात करें, तो वो था हड़प्पा क्षेत्र के बाहर की से। मतलब ऐसे क्षेत्र जो हड़प्पा के बाउंड्री से बाहर थे बट भारत के अंदर ही स्थित थे, यानी अपने भारतीय उपमहाद्वीप में ही स्थित थे। जैसे अगर उनको तांबा चाहिए था तो वो खेतड़ी क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ से मंगाते थे। अब जो खेतड़ी क्षेत्र है ना, वो ये जोधपुरा गणेश्वर कल्चर है, वहाँ से मंगाते थे। अब ये जोधपुरा जो गणेश्वर कल्चर है ये हड़प्पा के समकालीन तो है बट हड़प्पा का भाग नहीं है। फिर इसी तरीके से अगर उनको सोना मंगाना होता था तो वो दक्षिण भारत में जो सोने की खानें हैं वहाँ पर वो लोग अभियान बेचते थे। और ये जो अभियान जाते थे वो स्थानीय समुदायों के संचार स्थापित करके उनसे सोना प्राप्त करते थे। फिर इन क्षेत्रों में स्टेटाइट माइक्रोबीट्स जैसी हड़प्पा कलाकृतियों की हमें प्राप्ति भी हुई है। इन क्षेत्रों मतलब जैसे ये जोधपुरा कल्चर है, आहार बनास है, कायथा है और अन्य क्षेत्र जहाँ से वो लोग चीज़ों को मंगाते थे, तो वहाँ पे हमें हड़प्पा कलाकृतियों की प्राप्ति हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये लोगों का संपर्क अपनी समकालीन संस्कृतियों से भी था। जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने गणेश्वर जोधपुरा कल्चर का कि खेतड़ी क्षेत्र में पुरातत्वविदों द्वारा गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति कहे जाने वाले साक्ष्य मौजूद हैं, जहाँ पर हमें विशिष्ट गैर हड़प्पा मिट्टी के बर्तन, तांबे की वस्तुओं की असामान्य संपदा मिलती है। और ये संभव है कि इस क्षेत्र के निवासियों ने हड़प्पा वासियों को तांबा उपलब्ध कराया होगा। फिर अब हम लोग बात करते हैं ऐसे क्षेत्रों की जो हड़प्पा क्षेत्र से बाहर थे, और ये ऐसे क्षेत्र हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर हैं। इसके पहले हमने ऐसे क्षेत्रों की बात की थी जो हड़प्पा क्षेत्र से तो बाहर हैं पर वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर हैं। पर अब हम लोग उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर हैं। ठीक है, तो इसमें पहला स्थल है ओमान। अब जो ओमान है वो
वहाँ से हड़प्पा के जो लोग हैं वो तांबा मंगाते थे। अब ये ओमान कहाँ है? ये अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी सिरे पर स्थित है। और अगर हम लोग रासायनिक विश्लेषण के जो रिज़ल्ट आए हैं उसको इस पे विश्वास करें तो हमें पता चलता है कि ओमानी तांबे और हड़प्पा कलाकृतियों दोनों की में निकल के जो निशान है वो एक समान उत्पत्ति की संकेत देते हैं। इसका मतलब ये है कि तांबा के अंदर जो निकल के अवशेष है ना वो ओमान और हड़प्पा कलाकृतियों में हमें समान मिले हैं। फिर ओमानी स्थलों से हमें एक विशेष प्रकार का बर्तन मिला है जो काली मिट्टी की मोटी परत से ढका हुआ है और जिसे हम लोग हड़प्पा जार भी कहते हैं। अब जैसे ये जो जार है ना ये वही जार है जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। और ये जो इसके ऊपर जो काली परत है मोटी सी वो क्या करती थी, वो तरल पदार्थों के रिसाव को रोकती थी। फिर अब हमें ये तो नहीं पता है कि इसमें क्या लिया जाता था क्या लेके आया जाता था, बट ये तो कन्फर्म है कि हड़प्पा का ओमान वासियों के साथ संपर्क था। और मे भी हो सकता है कि इन बर्तनों में वो लोग तांबे का आदान प्रदान करते होंगे। फिर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया के ग्रंथों को अगर हम स्टडी करें तो उसमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग मगन नाम के देश से क्या करते थे, तांबा मंगाते थे। तो जो पुरातत्वविद हैं उनका ये मानना है कि जो मेसोपोटामिया के ग्रंथों में या फिर उनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनके अंदर अगर हमें जो मगन नाम का देश का चर्चा मिल रहा है ना, तो ये मगन कोई और नहीं है, ये मगन जो है वो ओमान ही है। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें भी मेसोपोटामिया के स्थलों पर जो तांबा में निकल के अंश मिले हैं ना वो पहले वाले जो हड़प्पा में मिले हैं वो उसके समान ही हैं। देन अगर हम दूसरे सेंटर की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया से भी आदान प्रदान करते थे। अब ध्यान देने योग्य है कि मेसोपोटामिया के ग्रंथों में दिलमुन जो कि बहरीन है, मगध और मेलुहा नाम के शहरों से उनके संपर्क होने के लिखित साक्ष्य हमारे पास हैं। तो अब इसमें जो ये जो मेलुहा वर्ड है ना, ये मेलुहा शब्द जो है वो हड़प्पा क्षेत्र के लोगों के लिए उपयोग किया जाता था। अब जब वो मेलुहा से संपर्क की बात करते हैं और मेलुहा से मंगाई हुई चीज़ों की बात करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग कार्निलियन, लेपिस लजूली, तांबा, सोना और लकड़ी की किस्में का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने अगर पिछले साल 11th क्लास में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को अच्छे से पढ़ा है तो आपको वहाँ पता होगा कि वहाँ पे स्टोन और मेटल और वुडन यानी पत्थर, धातु और लकड़ियों की उतनी अच्छी उपलब्धता नहीं है, इसीलिए वो लोग बाहर से मंगाते थे। तो ये चीज़ें वो लोग कहाँ से मंगाते थे? मेलुहा नाम की जगह से मंगाते थे। और मेलुहा क्या है? पुरातत्वविदों का मानना है कि जो मेलुहा शब्द है वो भारतीय उपमहाद्वीप की जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, वहाँ से ये लोग मंगाते थे। फिर एक मेसोपोटामिया के अंदर एक मिथक है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि जो मेलुहा के बारे में कि आपका पक्षी हाजा पक्षी हो और उसकी आवाज़ शाही महल में सुनी जाए। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना उनका मानना है ये जो हाजा पक्षी है ना ये और कोई नहीं है, ये मोर है। और जो मोर है वो कौन जगह पे होता है? ये भारतीय उपमहाद्वीप में होता है। फिर ये संभावना है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया के साथ संचार समुद्र रास्ते के साथ हुआ हो। और मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा को नाविकों की भूमि के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसके अलावा हमें मोहरों पर जहाज़ों और नावों के चित्रण भी मिलते हैं। तो ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया इन तीनों के साथ जो संपर्क है ना मेलुहा का, वो आप देख रहे हो यहाँ से ये ऐसे वाटर के थ्रू भी होता था। फिर हमने एक चीज़ अभी बात पढ़ी थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक प्लेस है शोरतुघई, है ना? तो हड़प्पा वासी शोरतुघई के माध्यम से भी स्थल मार्ग से मेसोपोटामिया के साथ संपर्क साधते थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाट। बाट का मतलब सिंपल ये है कि जिससे हम लोग वज़न करते हैं। तो ये जो बाट होते हैं
ये नॉर्मली चर्ट नाम के पत्थर के बने होते थे और ये घन आकार के यानी क्यूब होते थे और इनके ऊपर कोई भी साइन या कोई भी चिन्ह नहीं होता था। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये सब इतने सारे बाट रखे हुए हैं और ये सब क्यूब के आकार के हैं और इनके ऊपर कोई भी चिन्ह या कोई भी आकृति या किसी तरह का कोई भी चित्र नहीं बना हुआ है। अब ये जो बाट होते थे ये 1 2 4 8 16 32 ऐसे करते 12,800 तक जाते थे यानी बाइनरी के थे। जबकि ये जो थे ये लोअर डिजिट के या लोअर वैल्यू के होते थे और जो हाईएस्ट वैल्यू के होते थे वो डेसिमल यानी दशमलव प्रणाली पर निर्भर करते थे। अब छोटे बाटों का उपयोग संभवतः आभूषणों और मोतियों को तौलने के लिए किया जाता होगा और धातु के तराजू भी हमें हड़प्पा सभ्यता से हमने पाए हैं। यानी ये जो छोटे बात है ना ये जो छोटे पाते जो कम वजन के हैं इनका उपयोग वो लोग शायद आभूषणों को या जो मूल्यवान धातु होती है जैसे लाइक सोना चांदी उसको तौलने के लिए वो लोग करते होंगे। देन अब हमारा नेक्स्ट है सील और सीलिंग। तो इसका पहले मतलब क्या होता है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। जैसे देखिए आप कि ये जो है ये वाला ये सील है, इस पे एक आकृति खुदी हुई है और जब इसको हम लोग किसी मिट्टी पर या नरम सतह पर हम लोग उसको दबाएंगे तो इस तरह की आकृति बन जाती है। तो ये जो है ये सीलिंग है। तो ये सील हो गया और ये सीलिंग हो गया। अब देखते हैं कि इसका उपयोग किस काम में किया जाता था। तो नॉर्मली क्या होता था कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी माल को या किसी उत्पादन को भेजना है तो उसको क्या करते थे एक बोरे में डाल के और उसको नॉट से मतलब उसको रस्सी से बांध देते थे और रस्सी के बांधने के बाद जहाँ पे उसका नॉट होता था यहाँ जहाँ उसको बांधा है वहाँ पे ऐसे मिट्टी लगा के उसके ऊपर ये स्टैम्प ऐसे स्टैम्प मार देते थे। तो इसका क्या फ़ायदा होता था, इसका फ़ायदा ये होता था कि अगर ये जो सील है बगैर डिस्टर्ब हुए अपनी डेस्टिनी पे या जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ पहुँच गई सही सलामत तो इट मीन्स इसके साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की और अगर ये डिस्टर्ब हो गई तो इट मीन्स इसके अंदर किसी ने छेड़छाड़ की है। तो और इसके साथ साथ अगर ये सील के ऊपर जो इम्प्रेशन होता था ना तो संभवतः इम्प्रेशन से ये भी पता लगा जाता था कि मतलब कोई चीज़ किस पर्सन ने भेजी है ना, ये भी पता चल जाता था। तो इस तरीके से सील और सीलिंग का यूज़ होता था। ये ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आस्पेक्ट है। और तो यहाँ पर हमारा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो आर्थिक उसकी व्यवस्था है वो सेगमेंट ख़त्म होता है और नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग राजनीतिक व्यवस्था को लेके आएंगे। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी रीच बढ़े और जैसे आपको फ़ायदा मिल रहा है वैसे बाकी बच्चों को भी मिले। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे चैनल पे आके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।